हेलो एवरीवन, मैं मीनाक्षी बजाज एक बार फिर आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। मुझे उम्मीद है कि आप एक रेगुलर व्यूअर हैं जो कि चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं। आजकल जो एक्ट मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो है द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। ये है पार्ट 2। पार्ट 1 में हम इंट्रोडक्शन, स्कोप और ऑब्जेक्टिव्स को अच्छे से कवर कर चुके हैं। आज हम सीखेंगे 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो कि हैं इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग और कंट्रोल्ड इंडस्ट्री के बारे में। तीनों को समझाने के लिए रियलिस्टिक एग्जांपल्स मैंने आज के लेक्चर में इंक्लूड कर दी हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को सीखना और लॉजिकली समझना। पर माय डियर लर्नर्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। टॉपिक को पूरा सुनिएगा, तभी एग्जाम्पल सुनने को मिलेंगी और पेपर में आप वो एग्जाम्पल्स लिखकर आ सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए लेक्चर को, नॉलेज को बांटिए। एजुकेशन को बढ़ाना ही मेरा पर्पस है। इंडस्ट्री की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 सब सेक्शन जे के तहत। इंडस्ट्री की डेफिनेशन में बोला गया कि इंडस्ट्री का मतलब है कोई भी बिजनेस, ट्रेड या अंडरटेकिंग मैन्युफैक्चर जहां पर लोगों को नौकरी मिलती है। ऑक्यूपेशन बनती है ये इंडस्ट्री लोगों के लिए। पर जैसे जैसे समय बदला, जरूरत पड़ गई इसको अमेंड करने की। अमेंड करने के पीछे एक बहुत ही फेमस केस है जो कि था बैंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवेज बोर्ड का, राजप्पा के साथ। इस केस के तहत सुप्रीम कोर्ट ने ये जाना कि बहुत ज्यादा जरूरत पड़ चुकी है इस डेफिनेशन को और ब्रॉड करने की। तो 1982 में इस डेफिनेशन में अमेंडमेंट लाई गई और एक नई डेफिनेशन तैयार की गई जिसमें बहुत सारे नए पार्ट्स इंक्लूड किए गए। तो मैं आपको वो नई डेफिनेशन डिटेल में समझा देती हूँ। स्लाइड में ध्यान से देखिए। यहां पर बोला गया है कि इंडस्ट्री का मतलब है एक सिस्टमैटिक एक्टिविटी जहां पर कॉपरेशन की जरूरत है। तालमेल चाहिए एम्प्लॉयर का उसके वर्कमैन के साथ। जितने भी लोगों को उसने काम पे रखा है उससे वो कई सारी एक्टिविटीज करवाता है। एक्टिविटीज कौन सी हैं? प्रोडक्शन की एक्टिविटी, सप्लाई की और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की। वर्कर ये काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनकी कई सारी वांट्स हैं और इच्छाएं हैं। उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो एक इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं क्योंकि वही इंडस्ट्री उन्हें नौकरी देती है। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताती हूँ कि इंडस्ट्री किसे कहते हैं। स्लाइड में देखिए, मैंने 3 एग्जाम्पल्स आपके लिए कोट की हैं। पहली जो है वो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री जिसमें कपड़ा बनता है। दूसरी है पेपर इंडस्ट्री जिस कागज पर आप लिखते हैं। और तीसरी है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ये एक 3 बहुत ही बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जहां पर बहुत लोगों को रोजगार मिलता है। अब आपने देखा होगा कि मैंने डेफिनेशन में बोला कि इंडस्ट्री में वर्कमैन को रखा जाता है। यहाँ पर इस एक्ट में ये बोला गया है कि जिस भी वर्कमैन को काम पे रखा है, चाहे किसी भी तरीके से रखा हो, वो वर्कर की कैटेगरी में आएगा। 3 तरीके इसके अंदर बताए गए हैं। एक तो है डायरेक्टली, जहां पर एम्प्लॉयर ने खुद ही उसे ढूंढा और काम पे रख लिया। दूसरा तरीका है किसी एजेंसी के थ्रू, मतलब किसी एजेंसी को बोला, एजेंसी ने प्रोवाइड किए उन वर्कर्स को। तीसरा, किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू वो वर्कर आया है। तीनों ही सूरतों में उसे वर्कर की कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा। दूसरी इस डेफिनेशन में बात थी कि जो भी वर्कर काम कर रहा है उसके पीछे उसकी कई इच्छाएं हैं जिन्हें वो पूरा करना चाहता है। पर यहाँ पर एक रूल है कि जो इच्छाएं हैं वो स्पिरिचुअल नेचर की नहीं है। आध्यात्मिक इच्छाएं पूरी नहीं होती इंडस्ट्री में, धार्मिक इच्छाएं भी पूरी नहीं होती इंडस्ट्री में। इन दोनों बातों को बहुत इंपॉर्टेंट दी गई है कि अगर तो ये इच्छाएं हैं फिर वो वर्कर की कैटेगरी में, इंडस्ट्री की कैटेगरी में नहीं आएगा। इसके बाद सेक्शन में ये भी बात बोली गई कि जो भी इंडस्ट्री है उसे चलाने के लिए पैसा चाहिए होगा। तो जो भी पैसा इन्वेस्ट किया गया है एक्टिविटीज को करने के लिए, वहां
जहां पैसा इन्वेस्ट किया है उसे बोला जाता है इंडस्ट्री। दूसरी बात, जितनी भी एक्टिविटीज उस इंडस्ट्री के अंदर की जा रही हैं उसके पीछे मेन मकसद है प्रॉफिट कमाना, गेन और प्रॉफिट। यही दो इच्छाएं होंगी एम्प्लॉयर की, तभी बनेगी वो इंडस्ट्री। अब यहां पर एम्प्लॉयर की क्या इच्छा है, गेन या प्रॉफिट कमाने की। इसमें इंक्लूड किए गए हैं दो और पॉइंट्स। पहला पॉइंट तो ये कहता है कि जो भी एक्टिविटी की जा रही है डॉक पर। अब डॉक का मतलब क्या होता है, इमेज को ध्यान से देखिए। आपको दिख रहा है सी, समुद्र, और वहां पर एक जहाज खड़ा है। तो डॉक का मतलब होता है एक ऐसा किनारा जहां पर इंडस्ट्रियल गुड्स की लोडिंग और अनलोडिंग होती है। तो इस पोर्ट के ऊपर जितने भी लोग काम करते हैं वो सब वर्कर्स के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। तो इसको भी इंक्लूड कर दिया गया है इंडस्ट्री के अंदर सेक्शन 5A के तहत। इसमें बी पॉइंट में ये बोला गया कि जो भी एक्टिविटी की जा रही है सेल्स को बढ़ाने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, या दोनों ही कामों के लिए, ये इस्टेब्लिशमेंट जो भी काम करेगी उसे इंडस्ट्री ही बोला जाएगा। अब कई सारी इंडस्ट्रीज हैं जिसे इंक्लूड किया गया है इस डेफिनेशन के अंदर, और कई सारी इंडस्ट्रीज हैं जिसको एक्सक्लूड मतलब बाहर कर दिया गया है इस डेफिनेशन से। अब हम सीखेंगे उस लिस्ट के बारे में जो कि इस एक्ट के अंदर दी गई है। ये वो काम है जिन्हें इंडस्ट्री के तहत बिल्कुल भी कंसिडर नहीं किया जाता। पहला काम है एग्रीकल्चर ऑपरेशन, खेती बाड़ी का काम। पर इसमें एक एक्सेप्शन है, एक रूल है। अगर मेन एक्टिविटी कोई और है पर सिर्फ उसकी एक मदद के लिए एग्रीकल्चर ऑपरेशन साथ साथ की जाती है, उस केस में एग्रीकल्चर ऑपरेशन को इंडस्ट्री में इंक्लूड कर लिया जाएगा। लिस्ट आगे भी चलती है। हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरीज को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जहां पर ट्रेनिंग या रिसर्च की जाती है वो भी इंडस्ट्री में नहीं आते। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के जो फंक्शंस होते हैं, सोवरन फंक्शंस, उनको भी इस लिस्ट में नहीं डाला गया है, जैसे कि डिफेंस, रिसर्च, एटॉमिक एनर्जी या स्पेस रिलेटेड फंक्शंस। खादी और विलेज इंडस्ट्री भी नहीं है इस लिस्ट में, इंडस्ट्री के लिस्ट में। और कोई भी इंस्टीट्यूशन जो बनाया गया है देश की सेवा के लिए, चैरिटी के लिए, या किसी भी अच्छाई भलाई के काम के लिए जिसका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है, उसे इंडस्ट्री की कैटेगरी में नहीं लिया जा सकता। कोई भी एक्टिविटी जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी करती है और उस कोऑपरेटिव सोसाइटी में 10 से कम लोग काम करते हैं, वो भी इंडस्ट्री में इंक्लूडेड नहीं है। कोई भी प्रोफेशन जिसे चाहे तो इंडिविजुअल अकेला कर रहा है या उसने ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल बना के एक बॉडी तैयार की है, एक कंपनी तैयार की है, वो भी इंडस्ट्री की कैटेगरी में नहीं आएगी, क्योंकि उसमें 10 से कम लोग काम करते होंगे। और कोई भी डोमेस्टिक सर्विस भी इस लिस्ट से एक्सक्लूड कर दी गई है। माय डियर लर्नर्स, अगर आपको अच्छे से टॉपिक समझ आ रहा है तो एक लाइक जरूर कीजिए, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ही लीजिए। अब हम डिस्कस करेंगे अगला सेक्शन जो कि है सेक्शन 2 सब सेक्शन के ए। इसके अंदर डेफिनेशन दी गई है इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट या इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग भी इसे बोला जा सकता है। इस एक्ट में ये बोला गया कि जब भी किसी कारोबार की स्थापना की जाएगी, जिस कारोबार में किसी इंडस्ट्री का काम चलेगा, उसे बोला जाएगा इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। जैसे कि हमने एग्जाम्पल्स पढ़ी कि इंडस्ट्री किसे कहते हैं। इंडस्ट्री में कई सारी एक्टिविटीज की जाती हैं, तो जब एक कारोबार ऐसा बनाया गया जिसमें वही सारी एक्टिविटीज की जाएंगी, चाहे एक एक्टिविटी हो या एक से ज्यादा एक्टिविटीज हो जो कि इंडस्ट्री में आती हैं, तो उस कारोबार को बोला जाएगा इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट। अब मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ इंडिया की कुछ फेमस इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट्स की। इस एग्जाम्पल से आपको डिफरेंस भी समझ आ जाएगा कि इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का फर्क क्या होता है। देखिए, अगर मैं बात करती हूँ आयरन फाउंड्री की, ये एक इंडस्ट्री है
और अगर आपको एग्जाम्पल दूं हिंदुजा फाउंड्रीज, तो हिंदुजा फाउंड्रीज क्या है? इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है। पेपर मिल ये एक इंडस्ट्री है जहां कागज बनते हैं। और एग्जाम्पल दे रही हूं जेके पेपर लिमिटेड, ये क्या है? जेके पेपर लिमिटेड एक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है। फ्लोर मिल आटा बनाना, ये एक इंडस्ट्री है। और अगर एग्जाम्पल दूं शक्ति भोग, तो ये क्या हो गई? इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। इस तरीके से आपको अच्छे से समझ आया कि इंडस्ट्री क्या होती है और इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग क्या होती है। इस सेक्शन में एक और पॉइंट इंक्लूड किया गया। मान लीजिए कि अगर आप किसी ऐसे इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं जिसमें कई सारी एक्टिविटीज की जाती है, इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, अंडरटेकिंग बहुत बड़ी है, उस कारोबार के अंदर कई सारी एक्टिविटीज हैं जो कि अलग अलग इंडस्ट्रीज को बिलोंग करती हैं। इस केस में जिस यूनिट में वो एक्टिविटी हो रही है वो यूनिट एक सेपरेट इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की उपाधि ले लेगा। पर अगर इसमें आपके यूनिट कई सारे हैं पर हर एक यूनिट के अंदर सेम ही इंडस्ट्री के अलग अलग एक्टिविटीज चल रही हैं, तो वो एक ही इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट माना जाएगा। तो इंपॉर्टेंस दी गई है एक्टिविटीज को। सेम एक्टिविटीज हैं तो सिमिलर यानी एक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, पर अगर एक्टिविटीज अलग अलग इंडस्ट्री को बिलोंग करती हैं तो हर एक यूनिट बन जाएगा एक सेपरेट इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। अब हम समझेंगे एक और डेफिनेशन जो कि है कंट्रोल्ड इंडस्ट्री की। सेक्शन है 2, सब सेक्शन है ई। कंट्रोल्ड इंडस्ट्री का मतलब होता है कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जिसका कंट्रोल है एक सेंट्रल एक्ट के हाथ में, जहां पर सरकार को ये लगता है कि पब्लिक के इंटरेस्ट को बचाने के लिए एक पूरा एक्ट बना होगा। जब भी कोई निर्णय लेना होगा उसी एक्ट को पढ़ के एक निर्णय लिया जाएगा। यहाँ पर मैं आपको 2 एग्जाम्पल्स देती हूँ। एक तो है सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड जो कि बिल्कुल नया है, 2016 में बनाया गया है। दूसरा सेंट्रल एक्ट में आता है फैक्ट्रीज एक्ट 1948। फैक्ट्रीज एक्ट का कंप्लीट वीडियो लेक्चर मेरे चैनल पर अवेलेबल है। तो ये आती हैं कंट्रोल्ड इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि यहाँ पर कोई भी डिसीजन अपनी मन मर्जी से नहीं लिया जा सकता। एक्ट को फॉलो करना पड़ेगा जब भी कोई निर्णय लेना होगा। अब किस इंडस्ट्री को कंट्रोल्ड इंडस्ट्री में क्वालिफाई किया जा सकता है, इसका पता लगेगा 2 मापदंडों पर। डुअल टेस्ट इसे बोला जाएगा। पहला तो ये है कि यहाँ पर जितनी भी पावर है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। पूरा कंट्रोल है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ये हक कैसे मिला। ये हक इसलिए दिया गया क्योंकि यहाँ पर पब्लिक इंटरेस्ट की बात थी। जनता के हित को बचाने का एक ही उपाय था, एक प्रॉपर एक्ट को बना देना। यहाँ पर आपको एक वर्ड दिख रहा होगा एक्सपीडियंसी, जिसका मतलब होता है सुविधा देना। जनता की सुविधा के लिए ऐसा करना बहुत ही जरूरी था। तो इस तरीके से आज हमारी 3 डेफिनेशंस कंप्लीट हुई। हम मिलेंगे बहुत जल्द एक नए वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम सीखेंगे कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट किसे कहते हैं, वर्कर किसे बोला गया है और एम्प्लॉयर की डेफिनेशन क्या है। ये पॉइंट सीखेंगे वो भी एग्जाम्पल्स के साथ। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। तो मैं मीनाक्षी बजाज एक बार फिर आपको कहती हूँ कि भूलिएगा नहीं, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।